हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका कौन सा है, 86 है। 85 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत हित संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रथम श्वेत पत्र को किसके द्वारा तैयार और ब्रिटिश सांसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था? हंटर आयोग, रेडक्लिफ आयोग, साइमन आयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है बटलर आयोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत हित संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रथम श्वेत पत्र को किसके द्वारा तैयार और ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था आपका साइमन आयोग के द्वारा। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए आयोग ने अपनी रिपोर्ट तो 1930 में प्रस्तुत की, ठीक है। तो आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो ब्रिटिश सरकार को और ब्रिटिश भारत और तीसरा कौन था, भारतीय प्रांतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, ठीक है। और इस समिति के सिफारिशों को जो कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें शामिल किया गया, ठीक है। देखिए क्या क्या चीज़ें थी उसमें, तो संवैधानिक पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। यह संघीय संविधान होगा जो संविधान बनेगा और भारत सरकार का जो उच्च न्यायालय पर भारत सरकार का उच्च न्यायालय है उस पर पूर्ण नियंत्रण होगा। ये सब सारी बातें इसमें बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। दूसरा दिया गया है कि 8 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। दिया गया है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो देखिए 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका सही है। 8 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए ये 8 डिग्री चैनल जो है कि अंडमान और निकोबार को विभाजित नहीं करता है, ये करता है किसको किसको, तो ये मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। एक है आपका 10 डिग्री चैनल, ये जो है क्या करता है कि लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल कौन सा सही है, तो केवल ये फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट वन देखते हैं। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों में निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो देखिए बृहद हिमालय की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें पाया जाने वाली प्रमुख चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए बृहद हिमालय आपका बिल्कुल ऊपर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से आपका कौन सा पड़ता है, सबसे ऊपर जो है कि आपका ट्रांस हिमालय पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका बृहद हिमालय, उसके बाद से लघु हिमालय और फिर बाद में शिवालिक आता है, ठीक है। तो ये जो बात की जा रही है बृहद हिमालय की, ठीक है। देखिए बृहद हिमालय पे ही ना जितने भी बड़ी बड़ी पर्वतें हैं ये सारी जो है कि बृहद हिमालय पे ही स्थित हैं। तो देखिए बृहद हिमालय की ये सारी पर्वतें दी गई है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। इसमें से पूछ रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊंची है आपका कंचनजंगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 8597 मीटर है। देखिए धौलागिरी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8172 है। देखिए ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है। नंगा पर्वत की बात करें तो ये भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, ठीक है। और नंदा देवी की बात करें तो इसकी कितनी है ऊंचाई, तो 7817 मीटर। देखिए इसमें जो दिया गया है इसकी बात की जा रही है। देखिए बताया गया है कि इसमें कि निम्न में से, अदरवाइज देखा जाए कि ये बृहद हिमालय की बात की जाए तो बृहद हिमालय पर ही जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा, माउंट एवरेस्ट, तो वो भी जो है कि आपका बृहद हिमालय में ही अवस्थित है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी जो नापी गई है इसकी हाइट जो माउंट एवरेस्ट है उसकी कितनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है।
दूसरा दिया गया है कि लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। देखिए पहला क्या बताया कि कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। देखिए जो कार्य मंत्रणा समिति होती है इसका गठन जो है कि संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। देखिए लोकसभा की समिति में जो अध्यक्ष सहित होते हैं कुल 15 होते हैं सदस्य, ठीक है, लोकसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है। और राज्यसभा में जो होता है उसमें आपके कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। देखिए लोकसभा में क्या होता है कि इसका अध्यक्ष जो है कि कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा में कौन होता है? तो राज्यसभा में इसका सभापति, इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा लिखा गया है कि लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए नियम समिति की बात की जाए तो नियम समिति का भी गठन जो है कि दोनों सदनों में किया जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो लोकसभा में इसका अध्यक्ष सहित जो है कि इसमें भी 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में बात किया जाए तो राज्यसभा में इसके 16 सदस्य होते हैं। देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि लोकसभा में इसका अध्यक्ष जो है कि पदेन अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में जो है कि इसका जो है कि राज्यसभा का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा और दूसरा क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि केवल एक सही है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत किया गया है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता और अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। देखिए असत्य कथन की पहचान करना है इसमें कि असत्य कौन है। तो लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट जो है कि लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ये बिल्कुल सही है आपका। सिक्किम के बारे में बात किया जाए तो इसका जो है कि विशेष प्रावधान आपका है 371 के तहत सिक्किम का, ये भी सही है आपका। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। देखिए राज्यपाल जो है कि क्या करता है कि अगर धन विधेयक है, स्टेट की बात की जा रही है, तो सबसे पहले जो है कि सहमति लेनी पड़ती है राज्यपाल से ही। अगर आप विधानसभा में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं धन विधेयक को, तो प्रस्तुत करने से पहले सहमति राज्यपाल से लेनी पड़ती है। तो जब सहमति आपने ले ही लिया तो इसलिए जो है कि धन विधेयक को राज्यपाल जो है कि पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करता है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 161 है, वो 160 नहीं है, ठीक है। इसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी है। अच्छा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत जो है कि उनको क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 क का क तथा अनुच्छेद 239 क का ख जोड़ा गया? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 339 क में क और 339 क में ख जोड़ा गया, कौन सा वो संविधान संशोधन अधिनियम था? तो देखिए वो संविधान संशोधन अधिनियम था आपका 69वां, ये आपका 1991 में हुआ था और इसके तहत जो है कि दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली का नाम जो है कि इसका नाम जो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गई थी, ये 69वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए 68वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कि ये आपका 1990 में हुआ था और इसमें क्या था कि 356 में संशोधन किया गया और पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन था उसको 5 वर्ष तक बढ़ाया गया। 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 में किया गया था और इसमें जो है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। आज के डेट में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये 1993 में किया गया था और इसमें जो है कि अनुसूची 11 जोड़ा गया,
ठीक है, 11 में क्या जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता। दूसरा दिया कि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 64 वर्ष की गई। तो देखिए, ये पहला बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसी के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। देखिए, दूसरा बोला गया है कि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1963 के द्वारा। जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष की गई। तो देखिए, 60 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष की गई है, तो ये 62 वर्ष की गई, 64 वर्ष नहीं की गई। आज के डेट में भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की वो है एज है वो आपका 62 ईयर है। देखिए, अगर हाई कोर्ट की बात करें, उच्चतम न्यायालय की, तो उसमें जजों का रिटायरमेंट का एज कितना है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो देखिए, ये पहला वाला आपका सही है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय को सबसे पहले किसने हराया? तो ये जो है कि आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। ठीक है, देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ये पल्लव वंशी शासक था और जिसने वातापीकोंड की उपाधि भी धारण की थी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो देखिए, दिल्ली दरबार की बात की जा रही है। इसका आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। ठीक है, देखिए, दिल्ली दरबार में आयोजन क्यों किया गया? तो उस टाइम पे महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी जो महारानी थी मैरी, ये भारत आने पे उनके स्वागत के लिए ये किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है, तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। नहीं, उस टाइम पे मिंटो नहीं था, उस टाइम पे कौन सा, लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, तो ये जब ये दरबार मतलब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो जब ये महाराज जॉर्ज पंचम आए तो इन्हीं दिल्ली दरबार में ही जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया कि दिल्ली जो है कि भारत की राजधानी होगी। ठीक है, तो इसमें आपका पहला वाला आपका सही है, तो ये हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 25 फरवरी 1968 को, 25 मार्च 1972 को, 16 अप्रैल 1965 को, 14 जून 1985 को। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपका 25 फरवरी 1968 को और ये लगाया गया था 26 फेब 1969 तक, पहली बार लगाया गया था। देखिए, आज तक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखिए, लास्ट बार जो है कि राष्ट्रपति शासन कब लगा था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई। दूसरा दिया गया है कि कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित हुआ। तो इसमें से सही कौन सा है इसको बताना है। तो देखिए, आपका उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय जी, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित हुआ।
तो देखिए कांग्रेस का जो ये 5वां अधिवेशन नहीं था, ये कौन सा अधिवेशन था आपका, चौथा अधिवेशन था, ठीक है, जिसमें जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 की ईस्वी के दौरान आयोजित किया गया था। ये चौथा अधिवेशन था। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा में गलत है क्योंकि ये 5वां अधिवेशन नहीं था, ये चौथा अधिवेशन था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल एक सही है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, लखनऊ। तो सल्तनत कालीन इतिहासकार जो थे जियाउद्दीन वर्नी, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये बुलंदशहर के थे। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य धुरिया के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इस नृत्य के में कुम्हार लोग स्त्री वेश धारण कर महिला भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित कर नृत्य करते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। देखिए ये धुरिया लोक नृत्य की बारे में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है धुरिया। इसके बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो धुरिया लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र की ये धुरिया लोक नृत्य है, ये सही है। इस नृत्य में कुम्हार लोग स्त्री वेश धारण करके जो है कि महिला भाव भंगियों का प्रदर्शित कर नृत्य करते हैं, ठीक है। जो ये धुरिया लोक नृत्य करते हैं तो उसमें कुम्हार लोग स्त्री वेश का धारण करते हैं और महिला भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित कर ये नृत्य करते हैं। तो देखिए ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शैली जो कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली की नींव किस मुगल बादशाह ने रखी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो आगरा शैली की बात की जा रही है। ये जो है कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी। इस शैली का नींव किस मुगल बादशाह ने रखी? तो इस शैली का नींव जो है कि हुमायूं ने रखा था। देखिए मुगल या आगरा शैली इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नींव हुमायूं ने रखा था और अकबर ने क्या किया कि सुदृढ़ता प्रदान की इस शैली की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और भी आता है कि जो है कि किस मुगल मतलब किसको जो है कि स्वर्ण युग, देखिए जहांगीर काल को जो है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत। तो जहांगीर के कला को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुई? चौथी, छठी, सातवीं, आठवीं। गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुई तो कौन सी योजना थी? तो वो योजना थी आपकी छठी। देखिए छठी योजना कब से कब तक थी? तो ये आपका 1980 से 85 के बीच थी, छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए 1980 के करीब ही आपका जो है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड की स्थापना भी की गई, तो इसी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम दूसरी केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 1974 में, जुलाई 1975 में, जुलाई 1976 में एंड फोर्थ ऑप्शन है जुलाई 1977 में। तो 20 सूत्री कार्यक्रम दूसरी केंद्रीय योजना है ये, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है कि की गई जुलाई 1975 में। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था इस योजना का? कि लोगों के जीवन स्तर को मतलब लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत नहीं आता है? साइकिल के ब्रेक, पहिया, प्लास, कैंची। तो देखिए ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है इसमें? तो ये आपका पहिया जो है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। साइकिल का ब्रेक ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्लास, कैंची ये प्रथम श्रेणी का। देखिए उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक प्रकार का सरल मशीन होता है, ठीक है। यह एक सीधी छड़ हो सकती है या टेढ़ी छड़ हो सकती है,
जो कि एक नियत बिंदुओं के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक जो है कि घूम सकती है। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर। तो जो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर बुलाया गया था? तो वो बुलाया गया था आपका लखनऊ में। देखिए इसकी अध्यक्षता जो है कि सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था और इसके सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे इसके सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, विनोबा भावे को, मदन मोहन मालवीय को। जो 1939 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया? और उसके बाद से किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था ना, उसमें सुभाष चंद्र बोस को तो अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, लेकिन इनके अपोजिशन में कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया जी थे। ठीक है, उनकी हार हुई, मतलब वो पराजित हुए। और वो ये जो थे सीतारमैया जी, ये जो है कि इनका समर्थन गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, और गांधी जी जब इनका समर्थन कर रहे थे तो जो अधिवेशन में जो बहुत सारे सदस्य थे वो क्या कर रहे थे कि गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने ये मतलब त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो सबसे पहले आगमन जो है कि भारत में किसका हुआ था? तो वो हुआ था आपका पुर्तगाली का। कब हुआ था? तो ये 1498 ईस्वी में हुआ था। कौन आया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद से कौन आया? डच आए। ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन आया? अंग्रेज आए। और चौथे नंबर पे आपके फ्रांसीसी आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सा अत्यधिक धात्विक है? धारवाड़, गोंडवाना, टर्शियरी, विंध्यन। तो ये क्वेश्चन कल पूछा गया था आप लोगों से। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो शैल समूह दिए गए हैं उसमें से अत्यधिक धात्विक है कौन सा शैल समूह? तो वो है आपका धारवाड़ शैल समूह। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए धारवाड़ की चट्टानें जो है ना कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने धातु जो है कि पाए जाते हैं वो सारे धारवाड़ शैल समूहों में पाए जाते हैं। जैसे सोना हुआ, मैग्नीज हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, टंगस्टन हुआ, क्रोमियम हुआ, जस्ता हुआ, ये सब सारे जो धातु है ना ये सब आपके धारवाड़ शैल समूहों में पाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद की गई? त्रिपुरी अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो यहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।